हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन। माय डियर फ्रेंड्स, एजुकॉम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, यदि आप इस सीरीज़ का बेहतर लाभ लेना चाहते हैं तो पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे या वीडियो लेक्चर देखेंगे तो वह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। क्योंकि जब भी आप पहले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो वह आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक आप उसे रिटेन करके रख सकते हैं। चलिए हम आगे के प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर छठवां प्रश्न आपसे कहता है कि भारतीय संविधान में पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं, अर्थात किससे संबंधित हैं। ए विकल्प आपके सामने है, अनुसूचित जाति जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। बी विकल्प है, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। सी विकल्प है, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए। और डी विकल्प है, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां बनाई गई थी, जो कि हाल में 12 हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो यहाँ पर ए हो जाएगा। जो पांचवी अनुसूची है दोस्तों, वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बनाई गई है। जो सभी राज्यों में ज़्यादातर अनुसूचित जाति और जनजाति डोमिनेटेड एरियाज़ हैं। और जो छठवीं अनुसूची है वो स्पेशल नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के 10 क्षेत्रों के लिए, जो इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के 10 क्षेत्र शामिल हैं, उनके लिए बनाई गई है। तो यह एक इसी कैटेगरी का प्रश्न है। आपको 12 अनुसूचियों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए कि वह किससे संबंधित है, उसके आधार पर आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों और संघ से संबंधित जो भी क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित जो क्षेत्र से संबंधित प्रावधान हैं वो किए गए हैं। दूसरी अनुसूची में दोस्तों जितने भी संवैधानिक पोस्ट हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति इत्यादि, तो जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके लिए स्पेशल भत्ते, विशेषाधिकार यानी कि उनके स्पेशल राइट्स क्या होंगे, पेमेंट, सैलरी इत्यादि संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जो तीसरी अनुसूची है, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में बताया गया है। और जो चौथी अनुसूची है दोस्तों, और जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यों के अनुशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। और जैसा कि पांचवी और छठवीं अनुसूची के संबंध में मैंने आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। और जो सातवीं अनुसूची है दोस्तों, वो केंद्र और राज्यों के बीच पावर के वितरण संबंधित है, अर्थात पावर डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची इत्यादि का प्रावधान किया गया है। जो आठवीं अनुसूची है वहाँ पर भाषा से जुड़े प्रावधान किए बताए, भाषा के बारे में बताया गया है। जो संघ की भाषा है, पहले बुनियादी तौर पर 8 राष्ट्रभाषाओं को सम्मिलित किया गया था। हालांकि बुनियादी तौर पे जो है 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों जो 9वीं अनुसूची है उसमें पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और जो भी मौलिक अधिकार से जुड़े प्रावधान हैं, जो न्यायालय में जाकर जिन पर रोक लगाई जा सकती है सरकार के निर्णय को, तो उनसे बचाए रखने के लिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए प्रकार से 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया था। और जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों, उसका दल बदल के लिए उसमें प्रावधान किए गए हैं। और 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायतों से जुड़े जो भी प्रावधान हैं उससे संबंधित उसमें प्रावधान किए गए हैं। और जो 12वीं अनुसूची है वह नगर पालिका और नगर निगम से जुड़े जो भी प्रावधान हैं उसके लिए 12वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। चलिए हम अगला सब प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न है, संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा विकल्प है, भारतीय संसद के प्राधिकरण अर्थात ऑथोराइजेशन के बिना भारत की संचित निधि अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन नहीं निकाला सकता है। तीसरा विकल्प है, लोकलेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, अर्थात जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है उससे निकाले वाले जो फंड हैं उसके लिए भी पार्लियामेंट के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, ये एक एक्सपेक्टेड लाइन का क्वेश्चन है। आपको जो संविधान की प्रियम्बल है और मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं और डीपीएसपी है और पार्लियामेंट जैसे जो चैप्टर हैं उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा पहला कथन है, ऐसे प्रश्नों में आपको यह देखना चाहिए कि आपसे कौन सा प्रश्न सही या गलत आप कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है दोस्तों वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो राजस्व विभाग है वह संसद केंद्रीय बजट के लिए तैयार करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि जो आर्थिक प्रभाग है, आर्थिक विभाग है,
आर्थिक मामलों का विभाग है वह उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाएगा, तो उसके आधार पर आपका जो डी ऑप्शन है और आपका ऑप्शन जो ए है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर आपके सामने बचता है 2, 3 और 2, तो यहाँ पर 2 आपका फिर पक्का सही होगा। और तीसरा ऑप्शन है जो दोस्तों कि लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए अर्थात पब्लिक अकाउंट्स। तो देखिए दोस्तों, भारत में 3 प्रकार के फंड बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्यों के लिए भी और केंद्र के लिए भी। तो आर्टिकल 266(1) में आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जिक्र मिलता है, जिससे कोई भी पैसा निकालने के लिए जितनी भी सरकार की जो प्रमुख आय होती हैं, जैसे कि सरकार को जो प्रमुख टैक्सेशन से जो इनकम होती है, सरकार ने जो लोन दिया हो उससे जो रेवेन्यू मिलता है, और जो लोन के कैपिटल से जो रिटर्न मिलता है, वो सब इसमें रखे जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड इंडिया में, सॉरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके अंदर में रखे जाते हैं। इसे आर्टिकल 266(1) के अंतर्गत बनाया गया है और इसी से जो प्रमुख व्यय हैं उसी के अंदर किए जाते हैं। और देखिए दोस्तों, जो लोक लेखा है इससे पैसे निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि लोक लेखा के अंदर जब कोई स्पेसिफिक फंड बनाना होता है, जैसे हाल ही में सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड बनाया गया था, जो सेंट्रल रोड फंड से को तब्दील करके बनाया गया था हालिया बजट में, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर उसके लिए फिर जब कोई स्पेसिफिक फंड क्रिएट करना होता है तब तो आवश्यकता पड़ती है, लेकिन तब आवश्यकता नहीं पड़ती है सामान्य वित्त के निकालने के लिए। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर फिर आपका ऑप्शन जो है वो तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दूसरा ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। केवल 2 आंसर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर 8वां प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। दूसरा विकल्प है, राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। और तीसरा विकल्प है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न भी जो है पार्लियामेंट वाले चैप्टर से पूछा गया है, तो उस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। लगातार आप देखेंगे तो उस चैप्टर से संबंधित प्रश्न, पार्लियामेंट से जुड़े जो भी प्रावधान है और जो भी प्रोविजन है उससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, पूर्व में भी और पहले भी, और आने वाले वर्षों में भी ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे पहला विकल्प है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, तो यह यहाँ पर सही है कथन। दूसरा जो कथन है, दूसरा जो विकल्प है, राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती, यह भी सही है। और तीसरा है, राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम सामान्यतः बजट कह देते हैं, जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में जिक्र किया गया है, तो उस पर चर्चा नहीं कर सकती। तो यह प्रधान दोस्तों, यह जो कथन है यह गलत हो जाता है यहाँ पर। और इसके आधार पर तीसरा अगर आप यहाँ पर गलत कर देते हैं और एक और 2 सही है, तो आपका जो आंसर है बी हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, 2 मामलों में जो राज्यसभा की शक्तियां हैं वो लोकसभा की अपेक्षा कम होती हैं। जैसे कि धन विधेयक के संबंध में जो है वो राज्यसभा के पास पावर होती है, अर्थात बजट और इससे जुड़े जो भी प्रावधान हैं, तो वह वहाँ पर लोकसभा के पास अधिक शक्तियाँ होती हैं। और साथ ही में दोस्तों, राज्यसभा को एक विशेष शक्ति होती है कि वह अपने राज्यसभा जो है एक विशेष बहुमत के माध्यम से अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। तो इस मामले में दोनों सदन थोड़ा से पृथक हो जाते हैं, लेकिन जो बजट है उस पर चर्चा हो सकती है राज्यसभा में, हालांकि उस पर मतदान नहीं किया सकता। और अगर विधेयक वहाँ से भेजा जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन के भीतर पारित करना होता है, अन्यथा वह पारित वैसे ही मान लिया जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा से आधी से अधिक बड़ी हो सकती है। दूसरा विकल्प है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष सभापति को नाम निर्देशित करता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे टॉपिक्स में आपसे पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पर जो पहला आपका कथन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी राज्य की जो विधान परिषद का आकार होता है वह विधानसभा के आकार से अधिकतम 1/3 हो सकता है, पहली। और न्यूनतम जो सदस्य संख्या हो उसमें 40 और अधिकतम जो संख्या है वो 1/3 हो सकती है। तो यहाँ पर पहला कथन जो है दोस्तों वो गलत हो जाएगा। दूसरा जो कथन है कि राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, ऐसे समझ लीजिए आप कि जैसे केंद्र में, हालांकि केंद्र में उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन आप समझिए कि राज्य में जो विधान परिषद का गठन किया जाएगा उसके जो सभापति हैं उसका नाम निर्देशित जो है राज्यपाल करेंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कथन वैसे भी गलत हो सकता है।
तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे और आंसर जो है यहाँ पर वो डी हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह एक इजी कैटेगरी का प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर विकल्प आपके सामने है। ए विकल्प है संविधान की उद्देशिका में अर्थात संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। बी विकल्प है राज्य के नीति तत्वों में। सी विकल्प है मूल अधिकार और चौथा विकल्प है मूल कर्तव्य। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे बार बार कहा है कि जो प्रियम्बल है, मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निषेध तत्व हैं, जो भी इनमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको आपको पता होना चाहिए, और मौलिक कर्तव्य इत्यादि भी। और इनका आप जो जब भी आप जैसे एथिक्स के आंसर लिख रहे हैं या मेंस में आप संबंधित कोई भी आंसर लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप सटीकता से इनसे जुड़े हुए जो आर्टिकल अगर आप अभी प्रीलिम्स के लिए जो याद करेंगे वो आप मेंस में भी ये यूज़ कर सकते हैं और अपने आंसर के जो है वैल्यू एडिशन को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर होगा आपका यहाँ पर डी होगा। हो सकता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है इस आंसर में कि संविधान की उद्देशिका में, लेकिन आपको ऐसे प्रश्नों में ही गलती हालांकि कम होती है, लेकिन आपको इसलिए सटीकता से पढ़ने की आवश्यकता होती है जहाँ पर इजी टॉपिक होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो मूल कर्तव्य हो जाएगा। और अतिरिक्त जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि संविधान के जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है अर्थात इमरजेंसी के दौरान 1976 में, चूंकि हमारे यहाँ मौलिक तौर पे जो मौलिक कर्तव्य हैं यानी मूल संविधान में वो नहीं जोड़े गए थे, लेकिन जो 42वां संविधान जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब यहाँ पर ये जोड़े गए थे और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अर्थात स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और मौलिक तौर पर दोस्तों 10 मूल कर्तव्य थे। हालांकि जो स्वर्ण सिंह समिति की इनकी आलोचना भी होती है और कई बार इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है, क्योंकि जो टैक्स से जुड़े प्रोविजंस थे इत्यादि, और इनके लिए जो है वो एक प्रकार की नैतिक तौर पे इनको रखा गया है। इनसे अर्थात अगर आप इनका अनुपालन नहीं भी करते हैं तो आपके ऊपर कोई दंड आरोपित नहीं किया जाता है। तो इसलिए कई बार इनकी आलोचना भी होती है, तो आप मेंस पर्सपेक्टिव से आप इनको देख सकते हैं। और बाकी जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है दोस्तों, उसे जो उसके द्वारा उसके माध्यम से शिक्षा का जो अधिकार है उसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों अर्थात उनके पालकों को उनके मौलिक कर्तव्य के तौर पर भी यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 11वां प्रश्न आपके सामने है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पहला विकल्प है विकास में जनभागीदारी, दूसरा विकल्प है राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा विकल्प है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और चौथा विकल्प है वित्तीय संग्रहण फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन वाले क्वेश्चन हैं और इनसे इस तरीके के प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए। तो पहला विकल्प आप इसमें फाइंड कर सकते हैं जो इजी विकल्प है, जो हर किसी बच्चे से बनना चाहिए जो भी यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाता है, तो उस आधार पर आपका पहला विकल्प हो सकता है। तीसरा अगर सही है तो फिर आपका बी गलत हो जाता है। अभी भी आपकी सिर्फ 3 में से देखना पड़ेगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर विकास में जन भागीदारी, फिर है राजनीतिक जवाबदेही, वित्तीय संकेंद्रीकरण। तो हो सकता है आपको ना याद ना आए, लेकिन जो विकास में जन भागीदारी है यहाँ पर यह एक बहुत ही इसका एक महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ज़मीनी स्तर पर लोगों की लोकतंत्र में भागीदारी के लिए ही पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था। तो उस आधार पर पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आप इससे जुड़े पंचायतों से जुड़े जो है मेंस में अगर आप देखेंगे तो साल दर साल हर साल 1 साल के अंतर में और कंटिन्यूसली भी मेंस पर पंचायती राज सिस्टम के बारे में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आपको इस पर अच्छे से पकड़ आपकी इस टॉपिक पर होनी चाहिए। चलिए हम ये आपके सामने 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न आपसे कहता है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित किया गया है? ए विकल्प है उद्देशिका, बी विकल्प है राजनीतिक राज्य के नीति निषेध तत्व, सी विकल्प है मूल अधिकार और डी विकल्प है 7वीं अनुसूची। देखिए दोस्तों, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसे यह प्रश्न आया गया है और इससे संबंधित आपने पहले भी देखे होंगे कि जो हमारा पहले वाला लेक्चर था पॉलिटी का, जिसमें हमने 2015 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वहाँ पर भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे थे। और अगर आप 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ इस तरीके इजी प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको प्रीलिम्स ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन पर आपकी गहरी पकड़ होनी चाहिए, ताकि आप आने वाले एग्जाम के बारे में काफ़ी हद तक अपना जो अनुमान है वो सही लगा सकें। तो यहाँ पर दोस्तों जो कल्याणकारी राज्य है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, ना कि पुलिस राज्य की। अर्थात जो राज्य का कर्तव्य है दोस्तों
वह लोगों के हित के लिए हितों को सुनिश्चित करना है, अर्थात लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना है, ना कि लोगों के ऊपर मॉनिटर करना है या लोगों के ऊपर निगरानी बनाए रखना है, जैसा कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कर रहे थे। तो इसके लिए दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। हालांकि यह वादयोग नहीं है, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था। वादयोग अर्थात इनका उल्लंघन होता है तो आप, अगर आपका मूल अधिकार के तौर पर उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हो, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। लेकिन जो डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इनको वादयोग ना बनाने के कारण प्रमुख ये था दोस्तों कि उस टाइम पर जो हमारी संविधान सभा में एक तो क्या था कि जो मध्यम वर्गीय लोगों का वर्चस्व था, तो जो ज़मीनी स्तर से लोग जुड़े हुए थे ऐसे लोगों का कम वो था। और दूसरा एक प्रमुख कारण ये था कि उस समय राज्य के पास इतने संसाधन नहीं थे, तो भारतीय एकता अखंडता को सुनिश्चित करना एक प्रमुख चुनौती थी उस समय पे। तो वहाँ पर राज्य में संशोधन नहीं थे और अगर ऐसे बहुत सारे मामले आते तो राज्य को यह उन्हें एड्रेस करना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए इन पर वादयोग नहीं बनाया गया है। और जो जो दोस्तों राज्य के नीति निषेध तत्व हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है आपकी दोस्तों उदार लोकतंत्रवादी, दूसरी कैटेगरी है गांधीवादी और तीसरी है समाजवादी। तो उनमें से जुड़े क्या क्या प्रावधान है वो आपको देखना होगा। और जब भी आप जैसे इस तरीके से अगर संबंधित कोई प्रावधान आता है, जैसे गांधी जी की प्रासंगिकता पर आता है, तो फिर आप जो भी प्रावधान जुड़े गए हैं संविधान में, जैसे पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, जो गांधीवादी डीपीएसपी हैं, उनको आप वहाँ पर उपयोग कर से अपने आंसर को, मेंस के आंसर को भी और इफेक्टिव और प्रभावी बना सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको वहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो एमसीक्यू की सीरीज़ है वो तो मैं आपको एमसीक्यू डेली अपलोड करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा वो एक दिन के गैप में लेकर आऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। कल हम फिर परसों हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू दोस्तों।